Okay, so yesterday we studied about the conservation of water. Why should we conserve water? Why should we use water carefully? You studied that water is very important for life. Our every activity needs water. हमारे सभी गतिविधियों में हमें पानी की ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा जो नियम कानून वाला है उसको उतना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। हर चीज़ से पहले हाथ धोना, कोई भी चीज़ छूने से पहले शुरू कर हाथ धोना, पैर धोना, चेहरा धोना, ठीक है, तो वहाँ और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। सो वी नीड वाटर, सो वी नीड, और वाटर मैंने आपको बताया कि क्या है, वाटर की कमी नहीं है, एज सच पानी की कमी नहीं है इस धरती पर, क्योंकि इस धरती पर जितना पानी है वो यहीं रहता है, कहीं जाता नहीं। बट क्वालिटी ऑफ वाटर या क्वालिटी वाटर दैट इज वेरी लेस। पानी तो भरा हुआ ओशंस में, लेकिन उसको आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? नहीं यूज कर सकते। एक तो उसको यहां तक लाना दिक्कत, और फिर उसको क्लीन करना टू मेक इट फिट फॉर यूज, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब इसलिए आप देखिए कि देश में बहुत से जगह है जहां पानी की कितनी कमी है। किसानों को पानी मिल जाए वहां पर तो बताइए मिट्टी में फसल लहलहाने लगे, लेकिन पानी है ही नहीं, तो मजबूर है वो सूखे में अपनी जिंदगी काटने के लिए। बहुत सारे एरियाज देश में हमारे और दुनिया में, अफ्रीका में देख लीजिए ड्राई कंट्री है, इतना ज़्यादा, देखिए पूरा नॉर्थ तो पूरा डेजर्ट ही है, पूरा सहारा, और कितने डेजर्ट हैं अफ्रीका में, बड़े बड़े डेजर्ट। और फिर बीच का एरिया जो है, तो थोड़ा एरिया को छोड़ के वो सब फिर लेस रेनफॉल वाला इलाका है। डेजर्ट तो नहीं है लेकिन काफ़ी सूखा रहता है। ऐसे ही अमेरिका में भी है, हर देश में है। तो वाटर की अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो जाए तो फिर तो जीवन स्वर्ग है, ठीक है। तो कहाँ समुद्र नहीं है बताइए? किस कॉन्टिनेंट के आसपास ओशन नहीं है? सब जगह ओशन है, हर जगह सी है, फिर सूखा क्यों है? अभी देखिए बारिश नहीं होता है तो सूखे की समस्या बिहार में तक आ जाती है, जहाँ गंगा नदी बहती है, इतनी नदियाँ बहती हैं, वहाँ भी किसान समय पर फसलों को पानी नहीं मिलता है तो फसल बर्बाद हो जाता है, मॉनसून नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल मैंने आपको बताया कि रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कोशिश किया जा रहा है कि जिन नदियों में बाढ़ आती है या बहुत ज़्यादा पानी रहता है हमेशा, जो कि ऐसे ही बाढ़ की तरफ फैल जाता है, जिसको हम ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकें, उसको हम लिंक कर दें दूसरे कैनाल से, जो है दूसरे रिवर में, ताकि जो पानी है वो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और इसकी शुरुआत एक कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, जो एक अच्छी शुरुआत। हालांकि वो भी काफ़ी स्टडी करने वाली चीज़ है, कितना सक्सेसफुल रहेगा, बट इट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन मेनी स्टेट्स। अभी शुरुआत हुआ है हर जगह स्टार्टिंग का, अभी उसके परिणाम देखने को नहीं आए। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली। जहाँ भी जिसको पानी मिल रहा है वो अपने आप को किस्मत वाला समझे कि हमें साफ पानी इतना आसानी से मिल रहा है, और उस पानी को हम बर्बाद नहीं करें। हाँ, ज़रूरत है जितना इस्तेमाल कीजिए, हम कोई मना थोड़े कर रहा है कि मत कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जितना ज़रूरत है उतना ही, तो आप स्वयं भी खुश रहेंगे और इस दुनिया को भी खुश रखेंगे। और जब बर्बाद करिएगा तो स्वयं भी परेशान होइएगा और फिर बाकी दुनिया भी आपको परेशान करेगी किसी न किसी रूप। इसलिए वाटर इट मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि लाइफ का सर्वाइवल ही वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी स्टडीड दैट in order to ensure proper supply of water we should conserve water। पानी सबको मिले इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम पानी जो आ रहा है हमें भगवान दे रहे हैं, प्रकृति हमें दे रही है,
उसका हम संरक्षण करें, कंजर्वेशन करें। ठीक है, हमें ईश्वर या प्रकृति बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन हम उसको क्या बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर हमें जीवन देते हैं, उस जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। हमें समय मिलता है 50, 60, 70, 80 साल जो भी जीने के लिए, उसमें हम ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं। तो उसी तरह यहाँ हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे पानी एक रिसोर्स है, वो भी हमें ईश्वर प्रकृति देती है, बट वी आर जस्ट लेटिंग इट गो अवे, हम उसे ऐसे ही बह जाने देते हैं। तो बहने जाने देना नहीं है, उसको हमें प्रॉपरली यूज करना है, उसको कंजर्व करना है, और कंजर्व करेंगे तो बचा रहेगा, सबके लिए अवेलेबल होगा, हम भी यूज करेंगे, बाकी भी यूज करेंगे। ठीक है, प्रकृति हमें देती है। जैसे गांधी ने एक बहुत बड़ा एक बात कही थी, और जिस पर आपको आईएएस में उसी बात पर पूरा एस्से लिखने के लिए आया था, कई बार आ चुका है और हर साल एथिक्स में पूछा जाता है। गांधी ने कहा कि ईश्वर ने जो हमें दिया, प्रकृति ने जो हमें दिया, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी लालच को पूरा करने के लिए नहीं है वो काफी। अगर पूरी दुनिया अगर अपनी जरूरतों को पूरा, जो जरूरत मतलब जितनी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर लगे, तो हमें काफी है प्रकृति में, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लालच समा जाए हमारे अंदर, तो फिर वो एक व्यक्ति की भी लालच को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। समझ गए? तो यही उन्होंने कहा कि नेचर हैज एनफ, द अर्थ हैज एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड्स, बट नॉट एनफ इवन टू सेटिस्फाई वन मैन्स ग्रीड। अगर हम लालची हो जाएं कि अरे हम जितना पैसा जमा कर सके, तो पहले 1000, फिर लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, कोई सीमा नहीं है। देखिए अंबानी बैठा हुआ है क्या, अभी भी लगा हुआ है, और जितना ज्यादा जमा कर सके। और मैं अंबानी को दोष नहीं देता हूं, हर व्यक्ति का यही हाल है, वो अपना अपना स्तर खाली अलग है। वो गांव में व्यक्ति वो भी सोच रहा है कि और मैं कैसे जमा कर लूं, और जो शहर में है, जो अफसर है, बड़ा पैसे वाले बीच, हर आदमी की यही कोशिश है कि मैं कितना ज़्यादा और कर लूँ, संतोष कहीं नहीं। जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और कोई सुख नहीं। संतोष सीख जाए तो आदमी 10 रुपये कमा के भी सुखी रह सकता है, और संतोष नहीं है तो करोड़ों कमा के भी सुखी नहीं है। संतोष बहुत बड़ी चीज। हाँ, सो वाटर, तो मैंने बताया कि वाटर इज एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड्स, बट नॉट इवन एनफ टू सेटिस्फाई वन मैन्स ग्रीड। एक आदमी अगर एक कंपनी हो जाए, वो सोचते हैं पानी बेच ले, हम जितना बेच सकें पानी, तो फिर उसके लिए भी पानी कम पड़ जाएगा दुनिया भर का। तो वाटर को अगर हम कंजर्व करते हैं, तो उससे क्या है कि पानी हम सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और उसके कुछ तरीके हैं, वी विल स्टडी वन ऑफ देम। राइट, नेक्स्ट टॉपिक इज 14.8, बस लास्ट है 14.8, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नहीं, छोड़ दिया, अब क्या हुआ पता नहीं, उसको हमें मना कर दिया उसको अपने। मुझे नहीं जानकारी कोई उसके बारे में, मैं तो आप ही से पूछने वाला था। इनफैक्ट आज सोच रहा था कि पूछूं, फिर मैं सोचूं छोड़ो,
अनस्टेबल। दिन में कम से कम 30-40 बार फोन कर देगा। बड़ा अभी अनस्टेबल है अभी। कभी जाकर मिलेंगे, इससे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे। आज तो बकरी है, अच्छा लगा था देखते हुए, पुलिस सब तैनात था पुल के नीचे। अच्छा, आज बकरीद है। राजा बाजार के तरफ ओह। सब अच्छा ड्रेस पहन के कुर्ता पहन के सब। नहीं ठीक है, सबका त्यौहार होता है अपना। नहीं, हम नहीं जान रहे थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? फसल को लेना, फसल लेना। अब खेत में हमने भाई बहुत मेहनत किया, फसल उगाया, उसको बढ़ाया, बढ़िया से पक गया फसल, तो अब फसल को जब हम कटाई करते हैं यानी कि लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, व्हेन वी गेट आवर क्रॉप दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पक गया, उसी तरह हार्वेस्टिंग मतलब उसको लेना, कलेक्ट करना, फसल उसका जो आउटपुट है उसको लेना। हार्वेस्टिंग बहुत जगह यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। आउटपुट को लेना। हाँ, तो जो भी आउटपुट है, अब खेती में तो आउटपुट क्या है? फसल, आउटपुट ही ना लीजिएगा। अब समोसा खाने जा रहे हैं दुकान पे, तो वो आलू आपको खिलाते तो आलू खाइएगा? नहीं। मसाला खिला दे आपको तो मसाला उसका खाइएगा? नहीं भाई, हमको रेडीमेड समोसा दीजिए बना हुआ, और भी गरम गरम, तब खाएंगे। तो वैसे ही आप आउटपुट लेते हैं, आप आउटपुट से पहले का कोई नहीं लेना चाहता है। जब हम खेती करते हैं तो क्रॉप हार्वेस्टिंग, वहां जब फसल पक जाती है उसको हम काटते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। उसी तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टेकिंग द आउटपुट दैट इज वाटर। रेन वाटर का आउटपुट क्या है? वाटर। तो वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट करते हैं, यानी कैसे उसका लेते हैं आउटपुट, यानी उसको कलेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको जब यहाँ बताया, आपने समझ सकते हैं कि रेन वाटर ही जो है वो सोर्स है किसका? ग्राउंड वाटर का। और ग्राउंड वाटर ही को तो आप यूज कर पाते हैं इजीली। सबसे इजी यूज करना किसको है? या तो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर। सबसे आसान तो सरफेस वाटर है, जो सरफेस के ऊपर ही है, जैसे नदी है, तालाब है, झील है, कुआं है। सबसे आसान तो इस्तेमाल करना उसको है। उसके बाद ज़्यादा उससे मुश्किल है, आप हैंडपंप लगाते हैं बोरिंग करके, पाइप घुसा के। उससे भी ज़्यादा मुश्किल आती है कि आप बोरिंग करते हैं मोटर पंप के लिए। सबसे सरल पहले क्या था? आदमी जाता था सीधे तालाब से पानी ले आता था, कोई झमेला नहीं, कुछ नहीं करना इंतजाम, सब कोई गया तालाब से पानी ले आया। फिर उसके बाद उससे जब डेवलप हुआ तो कुआं खोदना शुरू किया, कि कुआं खोद लिया जगह जगह। उससे ज़्यादा जब फिर आया तो हुआ कि भाई हैंडपंप अपना सब लोग घर में जहाँ तहाँ लगा लिए, हैंडपंप से खींच लिया। और उससे फिर खर्चीला उपाय हुआ कि मोटर। ठीक है, तो सबसे चीपेस्ट क्या है? सरफेस वाटर, जो अर्थ के सरफेस पर रहता है, जैसे नदी है, झील है, तालाब है, पोखर है, कुआं है। उसके बाद है फिर सबसे सुविधाजनक कौन है? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। और उससे फिर खर्चीला क्या है कि फिर आप कहीं ये सब का जो है, जैसे कि समुद्र, ये सब का, झील का, ये सब जो है पानी साफ करके सप्लाई करें या पीजिए। खर्च है कि नहीं उसमें? उसको साफ करिए, फिर जगह जगह सप्लाई करिए, पूरा सिस्टम बनाइए उसके लिए, उसको मेंटेन भी करिए। तो वो खर्चीला उपाय है। और सबसे खर्चीला क्या है? नहीं तो फिर मिनरल वाटर खरीद के पीजिए। ठीक है, ये आरओ लगाइए। तो मिनरल वाटर और क्या है? वो पानी है, उसको साफ करके बेचता है, और क्या है? हाँ हाँ, प्लांट होता है वहां, पानी वो प्रोसेस करके उसको पैक करके बेचते हैं। ठीक है, तो देखिए, अरे प्लांट और फैक्ट्री भी,
फैक्ट्री जनरली कहते हैं जहाँ कोई चीज़ बनाई जाती है, बनाई जाती है नई चीज़। और प्लांट इसको इसलिए कहते हैं कि वहाँ कोई नई चीज़ नहीं बनाई जाती, बल्कि उसी को प्रोसेसिंग किया जाता है खाली। ठीक है, और कुछ होगा, टेक्निकल कारण होगा, लेकिन ज़्यादातर जो ये मिनरल वाटर उनको प्लांट कहा जाता है। बाकी मैं टेक्निकल रीज़न अभी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि रेन वाटर है, इट इज़ वेरी क्लीन वाटर। हाँ, शुरुआत में थोड़ा देर जब बारिश होती है तो उसमें धूल मिट्टी के भी थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। 5 मिनट के बाद, हाँ, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद की जो बारिश है वो लगभग साफ हो जाती है, फिर उसको आप पी सकते हैं। और मान लीजिए कपड़े से छान लिया तो डेफिनेटली पी सकते हैं। ठीक है, तो वो वाटर आपको पता है कि क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर है। तो कैसे उसको आप यूज़ कर पाएँ ताकि जितने हमारे पर्पज़ हैं, यानी कि पीने में तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ठीक है पानी कपड़े उपड़े से, नहीं तो बाकी के लिए तो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी के लिए तो 5 मिनट भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। नहाने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, वो तो बिल्कुल आपके जो सप्लाई का है उससे अच्छा पानी है, वो बहुत बढ़िया पानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, नमकीन क्यों, मीठा रहता है, आपके आरओ से बढ़िया पानी रहता है, वो बहुत बढ़िया पानी रहता है। सो दैट वाटर इट कैन बी यूज्ड। अब आपको देखिए, ईश्वर आपको साफ पानी भी देते हैं। आप देखिए कितना ईश्वर हमें देते हैं, नेचर हमें कितना कुछ देती है, प्रकृति जो भी, वो भी ईश्वर का ही एक भाग है। तो वो हमें साफ पानी भी देता है बारिश करके, लेकिन हमें इतना सेंस नहीं है कि उसको हम यूज़ करें, उसको हम बह जाने देते हैं। तो अब इसमें तो भाई प्रकृति या ईश्वर क्या कर सकते हैं, बोलते हम तो दिए ही तुम्हें, लेकिन तुमने बह के समुद्र में जाने दिया। तो उसको अगर हम स्टोर कर लें, उसको हम, आप तो पानी के सोचते हैं, हम तो हवा के लगता है कि बताइए जब अभी सावन आ गया तो कितना बढ़िया ठंडी हवा चलती है, हमको लगता है काश कोई ऐसा तरीका होता इसको स्टोर कर लेते तो गर्मी के दिन में कितना राहत होता, कहीं कोई कूलर एसी का जरूरत नहीं पड़ता, इसी से काम चल जाता है। जब सावन आता है इतनी बढ़िया ठंडी हवा चलती है कि एकदम मजा आ जाता है, और गर्मी है तो कोई हवा का नाम नहीं ठंडी हवा का। तो हमें तो ये भी लगता है कि अगर कोई तरीका होता कि इसको स्टोर कर लेते तो गर्मी की समस्या ही समाप्त हो जाती, लेकिन खैर उसका भी आएगा कुछ आगे। तो उसी तरह से यहाँ अगर जब आपको रेन वाटर मिल रहा है और उसको हमने अगर किसी तरह स्टोर कर लिया तो हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसी यूटिलाइजिंग द रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के जल, रेन वाटर को अगर हम जिस तरह से भी अपने यूज के लायक उसको हम जमा कर पाएं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, राइट। one way of increasing the availability of water, अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, बहुत सारे तो इसको आप बहुत जगह लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको अच्छे से। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, the availability, AILABILITY, availability of water is to collect rainwater, and store it for later use.
full stop. Collecting rainwater in this way is called rainwater harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कोट्स में अंडरलाइन करना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हाँ लिखेंगे फुल स्टॉप. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ही साथ रेन वाटर. हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग is double quotes catch capitals catch water where it falls, where WHERE जहाँ where it falls. कोट्स क्लोज कर दीजिए, फुल स्टॉप, अंडरलाइन कर लीजिए. फुल स्टॉप. हाँ लिखें. हाँ लिखेंगे द रेन वाटर that falls in places that are mostly covered with concrete roads concrete roads and buildings. Full stop. रुकिए एक मिनट. द रेन वाटर दैट आर मोस्टली कवर्ड. फुल स्टॉप. हाँ thus water flows into the drains. Water flows into the drains full stop. From there THERE. From there the water goes to rivers or lakes. Rivers or lakes
comma, which could be far away. Which could be far away. Full stop. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes. As the water did not seep SEEP into the ground. Full stop. फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए इतना पहले समझ लेते हैं। क्या लिखा हमने कि वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। जैसा आपको बता रहा था मैं कि एक तरीका है कि हम क्या करें, जिस समय बारिश का पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, रेन हो रहा है, उस समय हम उसके वाटर को स्टोर कर लें ताकि उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह से जब कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बारिश के पानी को जब हम स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो इसी को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए, ये हमें हार्वेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? नेचर का तो खुद ही का बना हुआ है। नेचर का क्या है कि जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो पानी अपने आप मिट्टी में जाता है और वो वही स्टोर हो रहा है नीचे जाके, किसमें, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। ये तो एक नेचुरल तरीका है ही कि बारिश होगी तो मिट्टी के अंदर भी जाएगा और कुछ नदी में भी बह जाएगा। लेकिन होता क्या है कि नेचर ने बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पेड़ पौधे पैदा किए हुए हैं, जंगल है, घास है, झाड़ियां हैं, तो वो रोक लेती है, वो पानी को रोक लेती हैं। हम क्या करते हैं, काट देते हैं, साफ कर देते हैं घास अपने इस्तेमाल के लिए। पेड़ों को काट दिया तो होता क्या है कि जब पेड़ों पर बारिश होती है तो पत्तियों से टकरा के वो धीरे धीरे गिरता है नीचे, उतनी तेजी से नहीं गिरता है, और इसकी वजह से उनको और ज़्यादा समय, जब पानी का स्पीड कम हो जाता है तो उसको ज़्यादा समय मिलता है मिट्टी में समाने के लिए। ठीक है, ये जो है एक तरह से वो फिल्टर का काम करता है पेड़ के पत्ते में। जब पानी टकरा के गिरता है तो उससे धीरे धीरे पार होता है, धीरे धीरे गिरता है, और इसकी वजह से वो मिट्टी में उसको जाने का समय ज़्यादा मिलता है। या घास वगैरह पर गिरता है तो घास भी उसकी स्पीड को कम कर देता है। हाँ, तो उससे जो है एक तो पानी को ज़्यादा समय मिल जाता है नीचे जाने के लिए क्योंकि धीरे धीरे आता है, और दूसरा घास पेड़ पौधे मिट्टी को भी जकड़े रहते हैं तो मिट्टी बहती नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन सब को काट के हटा देते हैं, छांट के साफ कर देते हैं, तो बच जाता है प्लेन ग्राउंड। और प्लेन ग्राउंड पे पानी टपकेगा तो क्या होगा, एक तो वो मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा और पानी तेजी से बिना रुकावट के बह जाएगा नदी नालों में। तो नेचुरल हार्वेस्टिंग तो अपने आप होता है, लेकिन हम लोग क्या है, पैदा होते ही प्रकृति का नाश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको नाश कर, इसलिए हमें आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ती है कि भाई अब हम हार्वेस्ट करें, नहीं तो नेचर तो खुद ही करता है, सब बना हुआ प्रकृति में। आप देखिए कहीं जमीन को छोड़ दीजिए कुछ दिन, अपने आप वहां घास फूस, जंगल झाड़ी सब पैदा हो जाता है। ये नेचर का तरीका है, क्योंकि नेचर में वो होते हैं।
बंजर जमीन पे भी घास पैदा होता कहीं भी आप छोड़ दीजिएगा उसको नेचुरली तो घास फूस पैदा हो जाती है। अब बारिश नहीं होती होगी तो वो अलग बात है, जहाँ बारिश नहीं होगा है। वही जहाँ मतलब कैसे ऑटोमेटिक कैसे नेचर वो नेचर का एक साइकिल है। बीज जो है हवा में उड़ते रहते हैं, हर जगह छितराते रहते हैं, पानी गिरेगा तो अपने आप उगना शुरू हो जाते हैं। इसको हम एडवांस में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इकोलॉजी टॉपिक में। सक्सेशन इसको कहा जाता है कि कैसे घास पेड़ पौधे फल फूल उग जाते हैं अपने आप, ठीक है। उसको हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में या इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो उसका कैसे होता है वो सब हम आपको बताएंगे। जंगल अपने आप कैसे पैदा हो गए, इतने जंगल और हम उसको काट दिए। इतने हजारों साल लाखों साल लगता है जंगल, बड़े बड़े विशाल जंगल। अमेजन फॉरेस्ट एक दिन में बन गया, लाखों साल लगा। और हम उसको क्या है फटाफट मशीनों से काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, सीधे आग लगा देता है सब। और मशीन से फिर क्रेन से उठा के धड़ाधड़ सब साफ करना शुरू तेजी से। तो जितने भी दुनिया के बड़े बड़े जंगल हैं या ग्रीन एरियाज हैं, तो उनको हम लोग तबाह करने में अपनी ज़रूरतों के लिए लगे हुए हैं। बाद में फिर परेशान होकर उसी का उल्टा उपाय खोजते हैं। इंडिया में कौन सा बड़ा जंगल है? अपने इंडिया में बहुत हैं। कौन हाँ, सा मतलब अरे पूरा आप वेस्टर्न घाट्स, नेशनल पार्क के पूरा वेस्टर्न घाट्स देख लीजिए, जंगल से भरा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स जो आप चले जाते हैं, पूरा नीचे महाराष्ट्र से उतरते हैं और फिर नीचे केरला तक चले जाइए। तमिलनाडु में जितना देखिए ना, सेवरॉय फॉरेस्ट है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है, ये हिल्स पर बहुत सारे। जब नीचे पूरा पूरा आपका जो एरिया है देख लीजिए आप, तब आपका कोडई कैनाल ये सब तो उधर इलाके हैं, ग्रीन एरिया, डेंस फॉरेस्ट। आंध्र प्रदेश में डेंस फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ में डेंस फॉरेस्ट है। साउथ इंडिया तो पूरा भरा हुआ है, खाली सेंट्रल थोड़ा सा पार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि सेंट्रल में सूखा है, पानी कम है, तो उधर फॉरेस्ट नहीं है। उड़ीसा है, हाँ एमपी है। जितना बढ़ते जाइए हर जगह तो है, आप खोज कहाँ रहे हैं। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, उधर गिर वन। महाराष्ट्र इधर आ गए, फिर आपके छत्तीसगढ़ में आ गए, छत्तीसगढ़ में है। बिहार यूपी में नहीं है। बिहार यूपी में भी था पहले, हमने काट काट के सब साफ कर दिया खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि गंगा नदी का फर्टाइल मैदान था, फर्टाइल सॉइल था। तो हमने इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बस गया, तो जितना, यही नहीं यूपी में भी, उत्तराखंड भी काटना शुरू कर दिया है। पहले उत्तराखंड जाओ खूब जंगल दिखते थे, वो भी अब कम हो गए हैं हरिद्वार जाने के रास्ते, क्योंकि होटल बनाना है। तो बिहार में ऐसा नहीं है, खूब फॉरेस्ट था, काट के हमने, चूंकि बसे ना वैदिक सभ्यता से हम यहाँ बस गए गंगा के किनारे, तो तभी से कटाई शुरू हो गई, समझ गए। तो इसलिए नहीं है कि गंगा नदी थी, सबको पानी लगा, हाँ गंगा नदी है उसके किनारे चलो बसो, जो है पानी की कोई कमी नहीं होगी, तो सब बस गए आके हर जगह से गंगा वैली में। तो हाँ, इधर नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, पूरा घने जंगल है। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, ऊपर इधर चले जाइए, हरियाणा से ऊपर चले जाइए, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब के ऊपरी इलाके, जम्मू कश्मीर में अच्छे खासा है। तो खूब है। तो क्या बिहार में भी बदलाव है? बदनाम नहीं है, जहाँ भी रिवर्स हैं, जहाँ भी रिवर्स हैं, तो रिवर्स पहले थे, अब उनके किनारे बड़े बड़े शहर हो गए। तो जितने बड़े बड़े शहर देख लीजिए, तो वो वहाँ तो आप काट दिए, आपने बसने के लिए आपने काटा ना, पहले से तो था ही सब, पहले से तो था ही सब जो। अब यही हाल अमेजन में कर रहे हैं। अमेजन नदी बहती है, बिल्कुल देखिए नदी बहती, अमेजन है, बिल्कुल घने जंगलों के बीच से बहती है। अब लोग वहाँ भी काटना शुरू कर दिया है बसने के लिए, धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिया है। तो क्या होगा, वहाँ भी यही गंगा वाला हाल होगा, बिहार यूपी वाला हाल हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो हर जगह फॉरेस्ट था। ऑटोमेटिक उगता है फॉरेस्ट। हाँ हाँ, ऑटोमेटिक, नेचुरल प्रोसेस, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, सो कलेक्टिंग रेन वाटर, तो अब हम फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, इसलिए हमको बिल्डिंग बना दिए, तो इसलिए हमको छत पर पानी जमा करने की जरूरत पड़ती है। हम बिल्डिंग नहीं बनाए थे तो क्या था,
अब हर जगह यही मैं कहना, पहले क्या होता था, हर जगह छोटे छोटे, जैसे यही सामने भी आप देखते थे पानी था ना, पानी पड़ता था इसमें जाता था, आसपास का पूरा सब मकानों का पानी इसी में जाता था। तो वो पानी कहाँ जा रहा था, नीचे ही जा रहा था ना, मिट्टी में जा रहा था। इस तरह से हर जगह पहले ये होते थे। अब देखिए पटना में आप सुन नहीं रहे, सब तालाब कैप्चर कर लिया भूमाफिया से, लैंड माफिया, सब तालाब सुखा के उस पर अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी इधर बिहार सरकार जागी तो फिर सबको बैन किया, सब देखिए सुखा। मैंने सामने देखता हूँ, जाता हूँ कि पंप से सबका पानी निकाल के सुखा दिया था, और जहाँ बिहार सरकार टाइट हुई तो फिर से वो पानी उसमें भरना पड़ गया। नहीं तो पूरा प्लान था उस पर बनाने का, और कितने बना चुके हैं। जहाँ हम जिस सोसाइटी में जाते हैं वो भी ऐसे ही कैप्चर किया हुआ जमीन पर बना हुआ है। तो हुआ कि भाई इतने तालाब थे, कहाँ गायब हो गए, सबको भर के अपना कब्जा। तो कहा ना, जहाँ ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगी, कोई उपाय नहीं। सो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब हम बारिश हो उसके पानी को हम आगे इस्तेमाल के लिए स्टोर कर लेते हैं, इसी को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए क्या है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जो बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे, कि जहां पानी गिर रहा है वहीं उसको पकड़ लीजिए, यानी कि जमा कर लीजिए, क्योंकि इधर उधर चला जाएगा तो वहां से लाने का खर्च। तो जहां गिर रहा है वहीं उसको जमा कर लिया जाए, यही इसका मूल मंत्र है। अब देखिए क्या होता है कि द रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कॉन्क्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इट फ्लोज इनटू ड्रेन्स। तो होता क्या है, जहां बिल्डिंग बनी हुई है, रोड बनी हुई है, फ्लैट ग्राउंड बने हुए हैं, तो वहां क्या होता है, पानी, पेड़ पौधे घास फूस नहीं है पानी को रोकने के लिए, तो पानी बह के क्या होता है, नाले में चला जाता है सीधे सीधे। और नाले से कहाँ, ड्रेन से कहाँ, फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे। उससे बहता बहता नदी में, झील में चला जाता है, और पता चला गंगा से चला गया, गंगा सागर पहुंच गया। झील में कहीं दूर जो है, किसी नालों से रास्ते होते हुए नाले जहां जाके गिरते हैं, तो कहीं झील में गिरते होंगे, नदी में, वहां जाके चला जाता है पानी। अब क्या होता है, a lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into ground। और अब उस दूर जा चुके पानी को हमारे घर में लाने में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि हमने उसको ज़मीन में जाने नहीं दिया। ज़मीन में चला जाता तो कम खर्च में बड़ी आसानी से निकाल लेते, लेकिन दूर चला गया तो वहाँ से लाइए, सप्लाई कीजिए, और फिर साफ भी नहीं रहा, गंदा हो गया, नाले में जाके मिट्टी में तो जाता तो साफ होके जाता। अपने आप हम सबके नीचे टंकी लगा हुआ है बढ़िया पानी का, ठीक है, हाँ, लेकिन हम उसको भरने ही नहीं देते हैं। हम उसको जो है बहा देते हैं कि जाओ भाई नाले में जाओ, विदेश चले जाओ। तो इस वजह से हम उसका खर्च बढ़ जाता है। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या तरीके हैं ताकि वाटर को हम कम खर्च में अपने लिए ज़रूरत के लिए स्टोर कर सकें, राइट। द टू कॉमन टेक्निक्स yes, हाँ, टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग are discussed below। नंबर 1 कॉलन दे दीजिए, हाँ, बिलो कॉलन। नंबर 1 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक ही वर्ड है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
अलग अलग था लेकिन हम उसको जल्दी में एक साथ लिखने तो एक ही वर्ड बना दिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, लिखिए इन दिस सिस्टम, हेडिंग है ये। हाँ, लिखिए इन दिस सिस्टम the rain water is collected from the rooftop to a storage tank through pipes. Full stop. This water may contain dust from the roof and need filtering LTERING, filtering before it is used, for drinking, etc. Before it is used for drinking, etc. etc. Instead of collecting rainwater in the tank the pipes can go directly into a pit PIT in the ground. क्या हो रहा है? Ground, full stop. This then या चलिए ठीक है, this then seeps into the soil
recharge or refill refill the groundwater full stop. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक जिसे अब क्या है, हमने बिल्डिंग्स बना दी, बहुत सारी बिल्डिंग्स है हर जगह, बिल्डिंगों पर पानी गिरता है, तो हम क्या करते हैं, सब जगह देखते हैं बिल्डिंग पर से पानी गिर रहा है और वो पाइप के रास्ते ज़मीन पर नीचे गिर रहा है, रोड पर गिर रहा है, बह रहा है। तो उसको ऐसे बह जाने की जगह अगर उसको हम ऐसे कर लें कि उसको पाइप के थ्रू हम एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लें, ठीक है, यानी नीचे एक मान लीजिए ज़मीन में हम एक कहीं गड्ढा टैंक जैसा बना देते हैं, ज़मीन के घर के नीचे बन सकता है आराम से, जैसे दिल्ली में लोग करते हैं, पहले मैं देखा घरों में ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे वो उनका बड़ा सा टैंक बना रहता है दिल्ली में। हाँ, तो वहाँ क्या है कि जो पानी चूँकि सप्लाई का पानी आता है तो वो उसी में आके स्टोर हो जाता है, भरा रह जाता है, और फिर वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको अगर ऊपर चढ़ाना है तो ऊपर जो है उसको मोटर से चढ़ा लिया। तो पहले जो लोग बनाते थे घर, या अभी भी करते होंगे, कि चूँकि दिल्ली में पता है उन्हें कि सप्लाई का ही पानी पे रहना है, क्योंकि वहाँ बोरिंग अलाउड है नहीं, इलीगल है, क्योंकि बोरिंग करेंगे तो फिर तो सब नाश कर देगा दिल्ली का, तो बोरिंग इज इलीगल, करा रखा है लोगों ने, इलीगल है पहले, अब जो पहले करा लिया उसको, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसमें पता है कि तो वो क्या करते हैं कि नीचे ही बड़ा सा जो है, क्योंकि नीचे है तो क्या दिक्कत है, ज़मीन के नीचे बड़ा सा टैंक बना लेते हैं, पानी आता है अपने आप उसमें भर जाता है, और फिर आपको 24 घंटे वो अवेलेबल हो गया, जब ज़रूरत है अपना मोटर चला के उसको टंकी में भर, तो वो तो खाली उसको चढ़ाना है पानी को, ज़मीन के नीचे तो आपको नहीं कुछ करना है। तो उस पानी को जहाँ ज़रूरत है वैसे आप अपना, मतलब घर में तो हो गया ना स्टोर, अब जैसी आवश्यकता उस हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह का अगर हम टैंक बना दें और वो पानी छत से जितना आ रहा है वो उसमें चला जाए, तो क्या हो गया, हमारे पास रेडीमेड बहुत ज़्यादा वाटर का एक स्टोर हो गया, साफ पानी का। हाँ, उसको पीने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक सफाई कर, क्योंकि डस्ट पार्टिकल होता है छत पर, पानी गिर रहा है छत से तो थोड़ा उसमें धूल आ सकती है, तो उसको हल्का साफ करने की ज़रूरत है, फिल्टरिंग की ज़रूरत है, डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन अब छत पर डिपेंड करता है, छत हर लोग इतना साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं हमेशा, तो इसलिए हाँ, तो उसको हम हल्का पीने से पहले हल्का फिल्टर करना पड़ेगा, बाकी तो बिल्कुल यूज़ कर ले, परफेक्ट वाटर, मतलब अच्छा वाटर है, इनफैक्ट उतना अच्छा क्वालिटी का वाटर आपको कहीं नहीं मिलता है। जो रेन वाटर का क्वालिटी है उतना बढ़िया पानी न तो आपको आरओ भी दे रहा है, ना मिनरल वाटर है, ना कोई वाटर, तो वो सबसे बढ़िया वाटर किसी भी यूज़ के लिए। तो या तो आप उसको स्टोरेज टैंक में इस तरह से जमा कर लें, नहीं तो क्या कर सकते हैं, टैंक की जगह आप पाइप को क्या करें कि सीधे कहीं ज़मीन के नीचे उसको छोटा सा गड्ढा बना के कर दें, तो वो ज़मीन में चला जाएगा, नीचे धीरे धीरे मिट्टी में चला जाएगा, तो उससे जो है हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था कि हमारा जो शहर गांव में वहाँ चापाकल था पहले शहर में, अभी भी है, तो उसका पानी बड़ा मीठा आता था। उसका कारण यही था कि उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा तालाब जैसा हमने बना रखा था, और पानी जो जाता था तो हमेशा बारिश का पानी या ऐसे भी जो पानी गया घर वगैरह से भी उसमें जाके चला जाता था। और उससे क्या होता होगा, देखिए वो एक नेचुरल टैंक बन गया। अब जितना बारिश का पानी है, आसपास का पानी है, वो सब उसमें जा रहा है, और फिल्टर होकर कहाँ जा रहा है, नीचे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। इस वजह से उस हैंडपंप का पानी आज तक बढ़िया मीठा आता है। अभी भी हम जाते हैं तो वो डायरेक्टली पीते हैं पानी, डायरेक्ट पानी पीते हैं, ऐसे हम लोग आरओ पी, लेकिन वहाँ उसको डायरेक्टली पीते हैं और इससे ज़्यादा बढ़िया स्वाद आता है। हाँ, तो उसका कारण यही है कि इतने दिन तक उसमें पानी घटा नहीं। बहुत जगह होता है चापाकल का सूख जाता है, पानी नीचे चला जाता है,
या क्वालिटी पानी का वैसा नहीं रहता। यही कारण कि आसपास कई वहाँ पर ऐसे हमने जैसे अपने सामने बने ऐसे एक दो और भी थे, तो वहाँ पर इसीलिए वाटर का लेवल हमेशा अच्छा रहता था। तो लगभग हर जैसे अब यहाँ भी आते तो आप देखते हैं कि पहले यहाँ था, उधर कोने में था, कई जगह आसपास में पानी जमा रहता था, और जब बारिश होती है या जो भी हुआ तो पानी उसमें तो वो ग्राउंड वाटर की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ उसको अब है कि आप गंदा नहीं करिए, कचरा नहीं बनाइए जैसे हमारे सामने बना दिया था, फिर तो वो मच्छर और बीमारियों का जड़ हो जाएगा। उसको साफ रखिए, साफ रखिएगा तो वो पानी आप ऐसे भी कुछ यूज़ कर सकते हैं वॉशिंग पर्पजेस के लिए। तो हाँ, तो या तो आप रूफ टॉप से कलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट टैंक में, या उसको गड्ढा बना के मिट्टी में जाने दीजिए। तो दोनों तरह से जो है, जो नेचुरल वाटर है वो मिट्टी चला जाएगा सॉइल में, और वो सीप करके तो आपको ग्राउंड वाटर सफिशिएंट अवेलेबल रहेगा, क्लीन ग्राउंड वाटर अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट क्या है। दूसरा लिखिए नंबर 2, खाली हेड पॉइंट दे के लिख लीजिए नंबर 2। अनदर ऑप्शन या अनदर मेथड, हेडिंग नहीं है ऐसे ही लिख लीजिए। अनदर मेथड, अनदर ऑप्शन is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains roadside drains that collect rainwater, तो दूसरा तरीका ये है कि सड़कों किनारे जो नाले वगैरह होते हैं उनसे ऐसा कर दिया जाए कि वो पानी उनसे ज़मीन में चला जाए। तो ये भी दूसरा तरीका है। ठीक है, कि अगर नालों से हम पानी को, जो रेन वाटर आता है सड़कों पर या बिल्डिंग से जो नालों में चला जा रहा है, तो उस पानी को अगर हम मिट्टी में जाने के लिए व्यवस्था कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए होगा कि भाई मिट्टी इस तरह के नाले बनाने पड़ेंगे या उसको सफाई करनी होगी कि ताकि मिट्टी में पानी जा सके, मिट्टी में पानी जा सके। अब होता क्या है कि हम लोग जितना ड्रेनेज है वो तो सीमेंटेड ड्रेन्स बना देते हैं। पाइप्स जो हम डालते हैं तो वो तो सीमेंटेड होती, कंक्रीट की होती है, तो वो तो पानी जाएगा नहीं मिट्टी में, तो वो तो क्या होगा, डायरेक्ट ड्रेन से होता हुआ नदी पहुंच जाएगा जहां जाना है उसको। तो हम ऐसी अगर व्यवस्था करें कि जो एटलीस्ट बारिश का पानी है, सीवेज वाटर अगर छोड़ दें, तो बारिश का पानी जो है उसको जो है मिट्टी में जाने के लिए व्यवस्था कर सके, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर वहाँ का रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है जो बड़े ही सस्ते और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दिस इज अ वेरी कॉमन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कि रेन वाटर को आप हार्वेस्ट कर लें। इसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको और भी करते हैं, यहाँ अभी नहीं है, आगे लिखेंगे कि जैसे तालाब कहीं खोद दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ तो अब दिक्कत ये है कि ज़मीन इतनी महंगी है कि लोग जो तालाब है उसको तो सुखा सुखा के बिल्डिंग बना रहे हैं, तो तालाब कौन खोदने देगा? और शहर में कोई खोदने देगा? नहीं। ये सब मजबूरी वाले तालाब हैं कि जो प्लॉट नहीं बनाया है तो उस वहाँ पानी जमा होके होता रहता है, तालाब बन जाता है। उसको जब बनाना होता है, देखिए ना आसपास कितना ज़मीन हो गया तो सब बना दिया है, बनाना शुरू कर दिया या बना दिया है। तो ज़मीन इतनी महंगी है
तो वो ऑप्शन आज के, लेकिन हाँ गांव में या जहाँ जंगलों ऐसी ज़मीन है जहाँ इस्तेमाल नहीं है, तो वहाँ आप जो है खोद के उसको तालाब बना दीजिए, खोदाई कर दीजिए, और उससे पानी जमा होके वहाँ वो आपको एक सोर्स ऑफ वाटर भी हो जाएगा कि तालाब है भाई, वहाँ से पानी ले लिए जाके अपना जनरल यूज़ के लिए, और उसके थ्रू ग्राउंड वाटर भी आपका कलेक्ट होता रहेगा उसमें से। तो जो पहले थे, देखिए अभी बिहार गवर्नमेंट इसी पर वर्क कर रही है, फिर से जितने इसके पहले के तालाब पोखर ये सब थे, नहर वगैरह जो इस्तेमाल करना बंद कर दिया था लोगों ने, उसको फिर से अभी पुनर्जीवित किया है, उसको फिर से सफाई करके करके व्यवस्था चालू किया है, क्योंकि बड़ी इफेक्टिव व्यवस्था थी वो, नेचुरल और सस्ती, और उसको हमने छोड़ दिया, बंद कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तो आज बड़ा महंगा पड़ गया है पानी का जो है। तो इसलिए सरकार ने फिर से उन सब को ठीक ठाक दुरुस्त करने का काम बहुत तेज़ी से किया है और चल भी रहा है। तो इस तरह का गवर्नमेंट का चल रहा है। तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके साथ हमारा ये चैप्टर वाटर का फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइन से तो मिलता है, कहीं का बात कर रहे हैं आप? अनिसाबाद जाइए, आप कैसे जाते हैं? इधर से जाते हैं आप? नहीं, तो आप एयरपोर्ट से न जाते होंगे, तो वहाँ पर तो लाइन से बेचते रहता है जी राजा बाजार में। हाँ, पहले ही जहाँ बुड़ते ही है ना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लाइन से ठेले पर, अभी तो जामुन गिरा हुआ हर जगह, इधर चले जाइए, इधर जहाँ जाना है चले जाइए, चितौरा इधर अनिसाबाद जाइएगा इस साइड में, ठीक है। हाँ, राजा बाजार मिल ही रहा है लाइन से, आपको पुल पर चढ़ने की जगह है वहीं। हाँ, जामुन तो अभी सब जगह जामुन ही दिख रहा है, बहुत अच्छा फल है जामुन भी, बहुत ही बेहतर, एक विशिष्ट फल है। जामुन को कहते हैं ब्लैकबेरी नहीं होता है, जामुन को कहते हैं, देखिए ना सर्च कीजिए तो मिल जाएगा। नहीं, गूसबेरी नहीं है, इसको कुछ देखिए। देखें, जावा प्लम, Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum, Java plum, ब्लैक प्लम हुआ, हाँ क्यों नहीं, इंडियन ब्लैकबेरी भी कहते हैं इसको, इंडियन ब्लैकबेरी। देखिए रियल नाम का बात नहीं, रियल नाम एक कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन नेम्स होते हैं, ऐसे इसको जम्बुलान भी कहा जाता है इंग्लिश में, थोड़ा सा मतलब टेक्निकल उसमें, जम्बोलान, ठीक है। और वैसे साइंटिफिक नेम इसका है ये सिजिगियम क्यूमिनी,
सिजिगियम क्यूमेनी, और इसको ब्लैक प्लम भी कहते हैं। बहुत सारे नाम दिया हुआ है ना, मालाबार प्लम, जावा प्लम, ब्लैक प्लम, जामुन, जम्बोलान। ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ही कम फलों में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक लिखा ही हुआ है कि व्हाट इज़ इट कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन ही एक डाले हुए हैं इन इंग्लिश, तो वो कहीं इंडियन प्लम भी कह देता है, कहीं इंडियन ब्लैकबेरी भी कह देता है। ठीक है, जहाँ जहाँ एनीवे करेला हम लोग नहीं खाते हैं, करेला का जूस कितना लेते हैं तो बेनिफिट करेगा? पत्ता में कितना दिन देना पड़ेगा? 1-2 दिन पी लीजिए। 2 दिन का पिए, उससे क्या होगा फायदा? करेला जो होता है वो हमारे वही फ़ायदा है। देखिए उसमें भी वही है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं, हमारे बॉडी के इन्फेक्शन, खून को साफ रखता है, शुगर कम करता है। उसके बाद ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। खून साफ होने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है? खून साफ होगा तो आपको फुंसी, फोड़ा, बीमारी, इन्फेक्शन नहीं होगा। बस सर, आंवला से जॉन्डिस भी नहीं होता है ना? देखिए जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस आपको इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया को जो रोक देगा कोई भी ये सब, तो उससे नहीं, चाहे आप करेला ही पीजिएगा तो भी नहीं होगा। जॉन्डिस नहीं होता। हाँ, और दूसरी तरफ है कि साफ पानी पीना है, साफ तो बाहर का गंदा चीज़ नहीं खाना है, बस यही है। साफ पानी तो आंवला अरे घर में तो हर कोई, गड़बड़ कहाँ होती है, बाहर होती है गड़बड़। घर पे तो सब लोग केयरफुली रहते हैं, तो बाहर जो है, बाहर का गंदा खाना, गंदा खाना का मतलब कि आप कोई गंदा थोड़े बेचता है, लेकिन वो आपको लगता है कि साफ़ है, कहीं मन हुआ ठेले से कुछ खा लिया। अब वो हम तो नहीं देख रहे वो कैसे बना रहा है, कहाँ रख रहा है, या हमारे जब नहीं है तब उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन लग जाता है। समझ गए? तो ऐसा थोड़ा है कि कोई भी जाएगा गंदा खाना खाएगा जाके कहीं, कोई भी कैसा ही व्यक्ति हो नहीं खाए, लेकिन वो चूंकि आप देखते नहीं कि आपके पीछे में कैसे बन रहा है, कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से वो रख रहा है खाने को, मच्छर बैठ रहे हैं, कौन से क्या है, नहीं, ये सब तो आप नहीं देखते हैं ना। तो इसीलिए बाहर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी घरों में भी बहुत से लोग उतना नहीं शिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं बहुत, तो वो साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो सफाई है इसमें, वाटर है क्लीन, ज़्यादा वाटर से होता है जॉन्डिस ये सब। तो वाटर आपको साफ ये करना है, पीना है, खाना साफ खाना है। ठीक है, बाहर की चीज़ों से खाइए भी तो अच्छी जगह का खाइए कि जहाँ साफ़ सुथरा है, तो नहीं होगा। जैसे पैक्स रेस्टोरेंट होता है। हाँ, नहीं ऐसा जगह नहीं, हर तो आप जानते हैं जो कुछ जगह ऐसा जरूरी कि बड़ा ही रेस्टोरेंट, कुछ छोटे जगह भी होते हैं, लेकिन वो अपना जाने जाते हैं, सब लोग जानते हैं कि हाँ बढ़िया से रखता है, सफाई से रखता है, वहाँ आप खा सकते हैं। हाँ, और अब इरेगुलर जो होता है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो उनका हिसाब किताब कुछ नहीं होता है। हाँ, सो ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके बॉडी के इसेंशियल चीज़ों को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब ऑक्सीजन तो एयर में है ही, ब्लड में है ही हमारे, तो जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो उसका एक तरह से धीरे धीरे नाश होता है। जैसे देखिए आयरन ऑक्सीडाइज होता है तो जंग में बदल जाता है ना, रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग होता है तो आयरन का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही समझ लीजिए कि हर चीज़ का ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसका नाश होता है, तो जो उसको नाश होने को रोकता है उसी को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे जितना तेजी से हमारा बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा उतना जल्दी हम बूढ़े हो जाएंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं तो लंबे समय तक आप जवान रहेंगे, लंबे समय तक आपका हेल्दी रहेगा ऑर्गन, सब आंखें ठीक रहेंगी, सब कुछ ठीक रहेगा। अब समझ में आया बात?
हाँ, ऑक्सीडेशन को रोकता है, ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बहुत बड़ा नाश करने वाला है। सांस में तो ठीक है लेकिन बाकी चीज़ों का नाश भी करता है। ठीक है, तो वो एक तय प्रक्रिया है, लेकिन उसको हम जब खाते हैं ऐसी चीज़ें तो कम कर देता है। बूढ़ा तो आदमी होगा ही, लेकिन हाँ कि लंबे समय तक कुछ, और कुछ जो है 30-40 में हो सकता है कि बूढ़ा लगने लग जाए। कुछ जो है 70 के बाद भी जो है अच्छे लगते हैं, बूढ़ा नहीं लगते हैं। ठीक है, तो वो, और या लगना ही की बात नहीं है, आपका बॉडी काम भी ठीक से करेगा, ऑर्गन्स ठीक रहेगा। और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो गया तो तुरंत पता देखिए जितने जो है बाल उड़ जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। जल्दी ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखिए कि 25-26 पार करते करते बाल साफ हो जा रहे हैं आज के डेट में। ऐसे भी केस हैं 30 आते आते पूरा चांद हो जा रहा है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन आपका वो हो रहा है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, स्किन झुर्रियाँ हो जाना, कमज़ोर हो जाना बॉडी का, आँखों का, बहुत सारी चीज़ें। हर सीज़न में नहीं मिलता है ना सब जगह, क्योंकि सालों भर उगने वाला फ्रूट नहीं है, तो इसलिए सीज़न में मिलता है। या उसको रख लेते हैं लोग बचा के, या उसको तरीका है कि पिकलिंग कर दिया जाता है, उसको मुरब्बा बना दिया जाता है। जब होता है तब तो बहुत होता है सीजन में, तो तब ठीक से खाएंगे नहीं लोग तो क्या हो जाता है, बहुत बर्बाद भी होता है, फेंक देते हैं जैसे तैसे हो रहा है। तो हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए तो बोले उसको रख लेते हैं लोग जूस की तरह। आंवले का मुरब्बा, ये सब मुरब्बा बनाया क्यों जाता था? मुरब्बा बनाने का प्रक्रिया कहाँ से आया? इसीलिए आया ना कि जब जिस सीजन में जो फल होता है, बाकी सीजन साल भर नहीं होता है, तो फल तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं फल के रूप में, इसलिए उसको मुरब्बा बनाया जाता था ताकि उसको साल भर हम खा सकें। समझ गए? मुरब्बा क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस्ड फूड। तो जो आपको एक सीजन में खाली जाड़ों में मिल रहा है, फिर साल भर नहीं मिलता है, उसको मुरब्बा बना दिए, साल भर उसका मजा लिए, साल भर फायदा लिए। जो खाइए अपना, वो अपनी सुविधा अनुसार। 3-4 महीना तो मिलता है ना? हाँ हाँ हाँ, जाड़ों में पूरा मिलता है, तो मिलता है, बाकी समय भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। जाड़ों में हर जगह मिल जाएगा, बाकी समय कहीं कहीं मिलता है। हाँ, तो इसीलिए ना कहा गया सीजनल फ्रूट्स, जब जो सीजन आए उसको बढ़िया से खा लीजिए, तो हाँ पूरा साल का आपका कोटा पूरा कर देगा। नहीं तो उसको हम रख लेते हैं, उसका जूस निकाल के, उसका अचार बना के, उसका मुरब्बा बना के साल भर मजा ले। जूस आपको अवेलेबल है इस साल हमेशा? मैंने बताया ना कि जैसे आप उसको कच्चा खाते हैं तो उसका बहुत सारा चीज़ आपको पता है कि पानी में निकल जाता है। जब आप प्रोसेस कर देते हैं उसको तो उसका बहुत सारा चीज़ निकल जाता है। और रॉ खाइएगा तो साथ में साथ फाइबर भी उसका मिलेगा। नहीं फेंकिए, एक गिलास पानी मान लीजिए और उसको बॉयल या फिर 1 या फिर 2 आंवला खाना जरूरी है। तो उससे क्या होगा ना, पूरा शरीर हेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। अरे 2 छोड़िए, 2 आंवला बहुत है, आप आधा ही खाइए ना, आधा ही बहुत है, एक टुकड़ा ही बहुत है। 2 आंवला तो बहुत ज़्यादा है। एक आंवला भी बहुत है, एक आंवला को आप कम नहीं समझिए, मैंने बताया एक आंवला भी बहुत है। आप उसका 1/8 भी अगर आप डेली खा लेते हैं तो वही बहुत हेल्दी कर देगा, 1/8वां हिस्सा। हाँ, जब जाड़े के सीजन आता है बहुत सस्ता आंवला अवेलेबल रहता है, उसको कह दीजिए घर में कोई कि या मुरब्बा बना दीजिए भाई, बहुत आसान है उसका मुरब्बा बनाना, कोई मुश्किल नहीं, साल भर मज़ा लीजिए उसका। हाँ, आंवले को, मुरब्बे को या आंवले के किसी भी चीज़ को बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है,
क्योंकि आंवला बहुत रिएक्टिव होता है, उसको जरा एक दिन आप छू दीजिएगा भीगे हाथ से, वो पूरा खराब हो जाएगा। भीगे हाथ से। हाँ, कई चीज़ें हैं, जैसे उसको एक तो मेटेलिक में नहीं रखा जाता है, शीशे में ही रखा जाता है। मेटेलिक में रखे कि वो अगले दिन काला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो शीशे में रखा जाता है। शीशे ग्लास में रखा जाता है। दूसरी बात, उसको हैंडल करना, जब निकाल रहे हैं बिल्कुल ड्राई चीज़ से निकालिए, चम्मच वगैरह जो भी है बिल्कुल बढ़िया से पोंछ के निकालिए। ड्राई हाथ से तो निकाल सकते हैं। हाथ से निकालिएगा तो हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। आंवला सबसे ज़्यादा डेलिकेट चीज़ में आता है। तुरंत तो बड़ी मेहनत जो लगी होगी बनाने में वो बेकार हो जाएगा सर, तुरंत फंगस लग जाएगा उसमें। तो उसको ढंग से जो भी अगर जिसमें रख रहे हैं बर्तन में, जिस भी शीशे के उसमें, उसका एयर टाइट होना चाहिए, बढ़िया ढक्कन होना चाहिए, और नहीं तो उसमें रस पूरा भरा होना चाहिए, आंवला पूरा डूबा रहना चाहिए। अगर मुरब्बा है, थोड़ा भी कम रहेगा रस तो फिर उसमें फंगस लग जाएगा बारिश के दिन या गर्मी में। रिस्की चीज़ नहीं है, ये तरीके हैं भाई। अचार, मुरब्बे, इन सब चीज़ों को थोड़ा ढंग से हैंडल करना पड़ता है। ये इसी की बात नहीं, किसी भी अचार को आप भीगे हाथ से छुइएगा तो खराब हो जाता है, समझ गए? तो वो है, वो तो एक बात बताए सो बताए है, या है नहीं तो आप जो है, इसीलिए उसको प्रोसेसिंग ढंग से किया जाता है। तो आप मुरब्बा अवेलेबल है मार्केट में, उसको जब न तब खरीद के खाइए, घर में बनवा के खाइए, आंवले का जूस पीजिए, जो पीजिए। सिर्फ एक चम्मच ही एक टाइम में पी सकते हैं, 2 चम्मच भी पी सकते हैं। अरे 2 चम्मच पी लीजिए, आपको अगर ठीक लग रहा है तो 2 चम्मच क्या, एक ढक्कन पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, और कैपेसिटी डिपेंड करता है फिजिकल वर्क वो आदमी कितना करता है। जो जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा उतना ही ज़्यादा उसको पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक की जगह 2 चम्मच, सुबह 2 चम्मच। आधा ग्लास भी पी सकता है जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा। जो कम फिजिकल वर्क करेगा उसको कम पीना होगा, नहीं तो उसको एसिडिटी हो जाएगा। चलिए, बॉइलिंग करते हैं, कितना देर तक बॉयल करना पड़ेगा, मतलब गर्म करना पड़ेगा, कच्चा होगा तो पानी में 10-15 मिनट बॉईल कर दीजिए, और क्या, बहुत है। 15 मिनट में देकर 15 मिनट बॉयल करके उसको खाया जाएगा। Okay, next chapter is, right, chapter 15. Air around us. Okay, so we studied about water, now we will study about air. तो वाटर के बिना तो आप कुछ घंटे, एक आध दिन भी जिंदा रह सकते हैं। एयर के बिना कितना देर जीवित रह सकते हैं? 5 मिनट? 5 मिनट भी बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुतों के लिए 2 मिनट भी बहुत मुश्किल है। ओके, सो वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। और एयर का क्या है? एयर हर पल आपकी सांस चलती रहती है। वी आर ब्रीदिंग एवरी मोमेंट, and every moment air is going inside our body and coming out of the body. उसका एयर का सिस्टम चल रहा है लगातार 24 आवर्स। तो जहाँ रुका तो फिर आदमी रुक ही जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज, वी नीड इट एवरी मोमेंट। पानी तो आप ठीक है अभी पिए, थोड़ा देर फिर चलिए आधा घंटा बाद पिए या 1 घंटा बाद पिए तो भी
चल जाता है। एक दिन में नहीं पिएंगे तो अपन को हाँ, चल जाएगा। लोग व्रत कर लेते हैं, एक दिन भी बिना पानी पिए काट लेते हैं, लेकिन सांस लिए बिना 1 घंटा काट लीजिएगा, 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा फिर रेयर लोग हैं जो 5 मिनट बिना सांस रोके रह सकते हैं। योगा वगैरह जो बहुत करते हैं तो वो 5 मिनट कर पाएंगे, वो भी बहुत कम, उससे ज़्यादा करने वाले बहुत ही कम, लाखों में कुछ लोग। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज। सो हेयर ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट एयर एंड हाउ। अब एयर की कमी है क्या? हवा की कमी है, जैसे पानी की कमी नहीं है वैसे ही हवा की भी कमी नहीं है। कमी किसकी है? क्लीन एयर। ओके, राइट। Right. We have learned that all living things, all living organisms need air. Full stop. We cannot see air see air, but we can feel its presence. फील FEEL, महसूस करना, ये फील होता है। सब वो आदत होने की वजह से बात नहीं फील और फिल, ये होगा तो फिल बोलेंगे और फील बोलेंगे, FEEL, फील। वी कैन फील, हाँ, फील, वी कैन फील its presence in so many ways. सो, यहाँ सो और शो दोनों में फर्क। so many ways, full stop. When the leaves of trees rustle, RUSTLE, रसल मतलब पत्तों का फरफराना। हाँ, पत्ते जब हवा में लहराते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो उसे रसल कहते हैं, रसल। ठीक है। रसल, कॉमा, the clothes on a rope रोप, रस्सी, रोप ROPE होता है, रोप। स्वे, SWAY, हिलना, हवा से हिलते हैं उसको स्वे कहा जाता है। हवा से हिलना है, केवल हवा से हिलेगा उसी को स्वे? नहीं, ऐसे भी हिलने को स्वे कहते हैं। कपड़े हैं तो वो हवा से हिलते हैं। स्वे, कॉमा,
पेजेस ऑफ एन ओपन बुक, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक फ्लटर, FLUTTER। अब देखिए पत्तों, ये पेजों के फड़फड़ाने को फ्लटर कहते हैं। किताबों के पन्ने, कॉपी के पन्ने, जैसे आपका पन्ना बार बार उड़ रहा है, इसको फ्लटरिंग कहते हैं। कागज के flutter when fan is switched on, on, full stop. All these show presence of air, show SHOW, show presence of air, full stop. The moving air makes the kite fly, the kites, पतंगे fly, काइट एक चील को भी कहते हैं यहाँ, हाँ, makes the kites fly, full stop. Winnowing, WI, हाँ, WINNOWING, winnowing is used to separate sand and sawdust, sand and dust from grains, full stop. ये चलनी से जो इस तरह से करते हैं, चलनी से इस तरह से निकालते हैं, उसी को विनोइंग कहते हैं। सूप से जो हिलाते हैं, विनो सूप को कहते हैं, वही चलनी जो लकड़ी का सूप होता है। हाँ, देखिए दो अलग अलग तरीके हैं। चलनी तो हुआ वो फिल्ट्रेशन, वो उसको नाम बताए थे, वो सीविंग कहते हैं उसको, वो सीविंग हो गया। हाँ, वो सीविंग था, SIEVING। हाँ हाँ, सीविंग कहते हैं चलनी। तो चलनी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, जैसा भी हो। सूप, हाँ। देखिए दोनों का क्योंकि प्रोसेस अलग है। जब हम चालते हैं चलनी से तो उसमें क्या करते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं वो पास हो जाते हैं, बड़े वाले रुक जाते हैं। तो हम छोटे चीज़ें अगर मिली हुई हैं उसको निकालना है, वहाँ साइज पर डिपेंड करता है। तो जो छोटे होते हैं महीन वो उससे पार करके बाहर निकल जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो रुक जाते हैं। जो हमारे काम का होता है, अगर बड़ा वाला काम का होता है तो बड़ा वाला रख लें, या छोटा वाला काम का होता है बड़े वाले को फेंक दें, जैसे भी हो। और विनोइंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चावल में छिलका पड़ा हुआ है, धूल पड़ा हुआ है, तो उसको हम गिराते हैं हवा में ऊपर से धीरे धीरे।
और हवा में क्या है कि जो भारी होता है जैसे अनाज है वो वहीं पे गिर जाता है, जो हल्का छिलका डस्ट वगैरह होता है वो उड़ के दूर चला जाता है। चलनी अलग चीज हो गया, हाँ, समझ गए। समझ में आ गया। विनोइंग वही हो गया इसको ना, हिंदी में फटकना कहते हैं। विनोइंग को। हाँ, तो दोनों का तरीका जो है वो अलग है, अलग करने का। एक जो है वो साइज के ऊपर है, वो पास करके उसमें सीटिंग हम समझ, जैसे बालू को भी शीट बालू को भी किया जाता है, फाइन ग्रेन और मोटा बालू अलग करने के लिए, सीमेंट बालू अलग। और विनोइंग को हो गया जैसे कि अथी गेहूं अथी जो होता है उसका जो गेहूं धान कल सब। होता है, हाँ कल हाँ पूरा हाँ। एकदम महीन टाइप का होता है, वो उड़ जाता है हवा में, छावनी जैसे, समझ गए। Grains, from not from grains. Grains, full stop. It is more effective in moving air. इन मूविंग एयर, यानी कि जब हवा थोड़ा तेज चल रही होती है तो ये बड़ा अच्छे से काम करता है विनोइंग जो है। शांत हवा होगी तो हो सकता है कि दोनों वहीं आसपास गिरने लगे, लेकिन थोड़ा हवा चल रही होती है, इसलिए खुले में करना बहुत अच्छा। खुले में करते हैं तो बिल्कुल गेहूं वहीं गिर जाएगा और जो छिलका डस्ट वगैरह वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा। तो जितना हवा चलेगा उतना ही बढ़िया से दोनों अलग हो जाएंगे। तो इट इज़ मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। ठीक है, हाँ। तो ये सब कहने का मतलब है कि दीज आर द वेज इन विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर and also in which we can feel the presence of air. So we know that air, it moves, we can use it for our purpose. Now right, 15.1. 15.1. Is air present everywhere around us? Present, दो बार इज क्यों लिखी? इज एयर प्रेजेंट, क्वेश्चन, एवरीवेयर, बस इतना ही लिख दीजिए, एवरीवेयर। चलिए तो आगे लिख ही लीजिए अराउंड अस, हम क्या वहीं आपका एक लाइन में हो जाता। हाँ, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हाँ क्वेश्चन मार्क है, इज पहले आया तो क्वेश्चन मार्क होगा ही ना। ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने वाला, उसमें हमेशा इज, आर, इफ पहले आए। तो अब हम ये समझेंगे कि क्या हवा, समय में इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाई होता था स्कूल में? हाँ बिल्कुल होता था। अलग सब्जेक्ट के तौर पे? नहीं, इंग्लिश में ही पार्ट होता था वो, ग्रामर इंग्लिश सब्जेक्ट में ही पार्ट होता था। राइटिंग पार्ट जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, तो वो कई पार्ट होते हैं उसका। एक होता है आपका ग्रामर होता है, एक होता है या आपका रीडर कहते हैं या लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर एंड ग्रामर ये दो पार्ट में कम से कम बटा होता है। बुक्स भी उसी हिसाब से अलग अलग होती थी। हाँ, रीडर होता था, वर्कबुक होता था, अलग अलग सब। रीडर में लिटरेचर पढ़ा जाता था, वर्कबुक में ग्रामर वगैरह का रहता था। सब लिटरेचर कौन सा चलता था? गुलमोहर का चलता था? हम लोग को गुलमोहर नहीं चलता था। गुलमोहर भी चलता है? हाँ, बहुत जगह चलता है, बहुत जगह चलता है। गुलमोहर अच्छा होता है कि एनसीईआरटी का अच्छा होता है? तो आप जैसा दोनों का अपना अपना इफेक्ट है, दोनों का अपना। स्टैंडर्ड गुलमोहर का अच्छा है। स्टैंडर्ड की बात मैं नहीं करूँगा। अब देखिए वो तरीका अलग अलग है। अब वो सरकार छापती है एनसीईआरटी बुक, तो सरकार को छापने का नज़रिया अलग होता है। गुलमोहर प्राइवेट पब्लिशिंग है तो उनका छापने का नज़रिया अलग होता है।
ठीक है। सरकार को स्टैंडर्ड से ज़्यादा मतलब इससे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो एनसीईआरटी की बुक्स उस तरह से बनाई जाती हैं। बाकी प्राइवेट कंपनीज की बुक्स जो है वो अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं कि ज़्यादा नॉलेज हो जाए बच्चे को, ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज की पकड़ हो जाए। तो उनका पर्पज़ अलग है, इनका पर्पज़ अलग है। हाँ हाँ। और ऐसा नहीं है, आज के डेट में मैं कहूँगा इनफैक्ट ये बल्कि उलट गया है। अब जो है पहले उल्टा होता था, आजकल अलग हो गया है। आजकल गवर्नमेंट की ही बुक्स ज़्यादा अच्छी होती है, एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी है मैंने देखा। चलिए, सो इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हवा हमारे चारों ओर हर जगह होती है? तो इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको कह सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, सो राइट। तो जैसे चलिए पहले समझ लेते हैं कि आप क्या करते हैं कि एक बाल्टी में या कोई टब में पानी भर लेते हैं और आप एक इस तरह का बोतल जो है ले लीजिए, खाली बोतल। खाली बोतल ले लीजिए, उसका ढक्कन खोल के और उसको पानी में उल्टा, बिल्कुल उल्टा घुसाने की, सीधा घुसाने की कोशिश कीजिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे घुसाने की कोशिश कीजिए खुले मुंह से। आप देखिएगा आपको बहुत प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा देर चला जाएगा, थोड़ा सा उसके बाद डालने की कोशिश करिएगा तो बहुत आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक डेप्थ के बाद तो आप शायद कर भी ना पाए। या बड़ा अगर बॉटल, चौड़ा बॉटल होगा उसको तो नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल सीधे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने सीधे कुछ डेप्थ तक डाल दिया, जहां तक आसानी से चला गया, मान लीजिए हाफ पार्ट चला गया अंदर सीधे। अब उसको आप क्या करिए, थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। तो आप क्या देखते हैं, पानी उसमें घुसने लगता है और बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है, बुलबुला निकलता है। तो अब क्यों नहीं ऐसे, इसको क्यों नहीं घुसा पा रहे थे हम सीधा? सरफेस टेंशन क्यों है? नहीं, सरफेस टेंशन छोड़िए, हम सिंपल आपको बता रहे हैं, सिंपल तरीके से कि इसके अंदर हवा भरी होती है। अब चलिए, पहले हम नहीं जान रहे कि इसके अंदर क्या है, हम सीधा नहीं घुस रहा था, टेढ़ा किए तो बुलबुले निकलने लग गए। बुलबुले निकले यानी क्या निकला, हवा निकली। तो यानी कहीं ना कहीं हवा था, पानी में तो नहीं था। बुलबुला के तौर पे कैसे होता है? वाटर से बुलबुला क्यों बन जाता है? एयर है तो वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, ऑक्यूपाई करने की वजह से उसी स्पेस को हम बबल कहते हैं, समझ गए? अब पानी ऐसे भरा हुआ है, पानी ऐसे भरा हुआ है। अब आपको पता है कि एयर भी मैटर है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह का उसको डाल दिया तो वो इतना जगह लेगा ना, घेरेगा ना अंदर, उतना देर पानी, उतना एरिया में, उतना वॉल्यूम में पानी नहीं रहेगा, वो समान रहेगा, बाकी एरिया में पानी रहेगा। उसी तरह मान लीजिए हवा इस तरह का शेप में है, तो हवा अंदर रहेगा तो हवा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। लेकिन आपने जो कहा कि सरफेस टेंशन, उसकी वजह से क्या होता है कि हवा हमेशा गोल शेप एक्वायर करती है। तो बुलबुले हमेशा गोल होते हैं, स्क्वायर शेप नहीं होते हैं बुलबुले, समझ गए? तो जो हवा अंदर होगा वो तो स्पेस लेगा, और इसीलिए, और आपको बताया कि हवा हमेशा गोल शेप लेती है, इसलिए गोल गोल बुलबुले, और वही बुलबुले निकलते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं और हवा में फिर निकल जाते हैं वहां से, पानी से। तो जब बॉटल आपने डाला तो सीधे डाल रहे थे तो वो जाना मुश्किल हो रहा था, टेढ़ा किए तो बुलबुले निकले और फिर उसमें पानी भर गया। सीधा में क्यों नहीं पानी भरा? आप सीधा डालिएगा जरा भी पानी उसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा तो बहुत थोड़ा सा जाएगा, नीचे का एकदम हल्का, हाँ थोड़ा सा। क्यों? तो अगर खाली होता तो पानी चला जाता,
लेकिन खाली नहीं था, जो बोतल था वो जो है उसमें एयर भरा हुआ था और इसलिए वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए था, तो वो पानी को नहीं थोड़ा सा घुसने देता है, तो आप क्या करते हो, पानी एयर को धक्का देके थोड़ा सा धकेल देता है, तो थोड़ा सा धकला जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं, इसीलिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। और जब जैसे ही आपने उसको टेढ़ा किया तो एयर को निकलने का रास्ता मिल गया, और तब वो क्या हुआ कि टेढ़ा हुआ तो वो जो है एयर निकलने लग गया बुलबुले के रूप में, और उसमें पानी जाना शुरू हो गया। तो जब हवा निकल गई धीरे धीरे पूरा पानी से भर जाएगा वो। तो हमने देखा कि हर जगह बॉटल खुला है तो इसमें पानी है, इसको उलट के आप पानी में डालने, हवा है, इसको उलट के आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो आप डाल नहीं पाइएगा क्योंकि एयर है उसमें पहले से। ठीक है, हाँ लिखिए। इफ वी ट्राई टू इमर्स, IMMERSE, इमर्स मतलब डूबना, डुबाना, ERSE, इमर्स एन ओपन बॉटल, immerse an open bottle upside down in a bucket क्या हुआ, बहुत नींद आ रही है आपको? देर तक नहीं, हाँ जल्दी सो जाना चाहिए। हाँ, डाउन इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर, इफ वी ट्राई, हाँ कॉमा, इट इज डिफिकल्ट full stop. If we tilt, TILT, the bottle comma, it goes inside easily, yeah, it submerges, yeah, it goes inside water easily and bubbles of air come out and the bottle slowly fills with water, slowly fills with water, full stop. It shows that the air, नहीं, the bottle
shows that the bottle, दे भी सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, the bottle was full of air, was full of air. Full of air, which did not didn't allow water to go inside the bottle. To go inside bottle. Full stop. When we tilt the bottle, TILT, झुकाना. When we tilt the bottle, comma, the air is able to come out as bubbles and water goes inside the bottle. Inside bottle बस done. Full stop. This activity shows that air occupies space. Air occupies space. Occupies space. Full stop. It fills all the space in bottle. All the space in the bottle. Full stop. It is present everywhere. पानी पी लीजिए, पानी थोड़ा सा पी लीजिए. It is present everywhere around us. Full stop. Air has no color. Air has no color. And we can see through it. We can see through it. Full stop. Thus, comma, air is transparent.
Air is transparent. Full stop. Our earth is surrounded by a thin layer of air. A thin layer of air. Full stop. This layer extends up to many kilometers. Extends up to many kilometers above the surface of earth. And is called atmosphere. Capitals. Atmosphere. एटमॉस्फेयर को कोट में अंडरलाइन करें. एटमॉस्फेयर. फुल स्टॉप. As we move higher, in atmosphere, comma, the air gets rarer. रेयर का मतलब ब्रैकेट में थिनर, पतला होता जाता है. यानी गाढ़ा और पतला समझते हैं ना. हाँ, तो यानी कि उसमें परसेंटेज चीज़ों का कम होते जाता है ऑक्सीजन का. एयर गेट्स रेयरर, बिल्कुल मतलब एयर नीचे गाढ़ा होता है. जैसे आप सब्जी खाते हैं तो गाढ़ा रस होता है और पतला रस होता है, हैं? गाढ़ा रस होता है तो उसमें आपको हर चीज़ फील होता है कि हाँ बढ़िया से है सब कुछ, सब्जी है, मसाला है, सब कुछ गाढ़ा है. और पतला तो लगता है क्या, खाली पानी जैसा, कुछ नहीं है उसमें. वैसे ही हवा भी डेंस और रेयर होती है. तो जैसे ऊपर हम जाते हैं रेयर होती चली जाती है. फुल स्टॉप. दिस इज वाई माउंटेनियर्स, माउंटेन EERS, उसमें EERS, माउंटेनियर्स जो पर्वत पर चढ़ते हैं. माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, cylinders with them
while climbing high mountains. फुल स्टॉप। तो देखिए क्या होता है कि जब ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पर चढ़ते हैं, आपने पढ़ाया आपको कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा कम गाढ़ी डाइल्यूट होती जाती है, यानी रेयरर कहते हैं उसको, कि एयर गेट्स रेयरर, हवा बहुत कम होती चली जाती है, हवा होती ही नहीं है। अब ऐसे में ज़्यादा हाइट पर तो इसलिए जो होता है क्या होता है, हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बहुत लोग को चढ़ने में सांस की दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हवा होती ही नहीं है, हवा कम होती जाती है, और जो कमज़ोर होते हैं तो उनको कम ही हाइट पर उनको दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा हाइट जाना भी नहीं, वहाँ तो सर्वाइव ही नहीं करें। तो इसीलिए जो ज़्यादा हाइट पर चढ़ते हैं माउंटेनियर्स, रॉक क्लाइंबर्स, वो क्या अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो आपको पूछा जाता है कि वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, तो वहाँ आपको लिखना है कि द एयर गेट्स रेयरर, ऑप्शन में देखना है एयर गेट्स रेयरर। तो द अमाउंट ऑफ एयर गेट्स रिड्यूस्ड, डेंसिटी ऑफ एयर गेट्स रिड्यूस्ड, उसको कहते हैं एयर गेट्स रेयरर।